नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा पूर्व मध्यकाल और इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। आज ही की क्लास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रारंभ किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे, अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान थे, इनका शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी के बीच रहा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो याद रखिएगा, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प सही हो जाएगा। यदि आप हम्मीर महाकाव्य के साथ साथ पृथ्वीराज विजय की भी बात करें तो इन दोनों के अनुसार जो चौहान थे, इन्हें सूर्य के पुत्र यानी चहमान का वंशज बताया गया है। क्लियर है? और अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि चहमान वंश जो था, इसके संस्थापक कौन थे, तो आपका जवाब होगा वासुदेव। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई थे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो चंद्रबरदाई थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, ये चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय, या जिनकी अभी बात हुई है, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था, इन्हीं के दरबारी कवि थे ये। क्लियर है? और याद रखिएगा, ये जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें कहा गया कि चौहान जो थे ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। यानी चौहानों को इसमें अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि आल्हा रुदल संबंधित थे। तो याद रखिएगा, आल्हा रुदल महोबा से संबंधित थे। यहां पर प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो आल्हा रुदल थे, ये चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनानायक थे। किसके सेनानायक थे? परमार्दी देव के, यानी परमल के सेनानायक थे। और 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का इन्होंने डटकर सामना किया और उसी में इनको वीर गति प्राप्त हुई। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि आल्हा रुदल महोबा से संबंधित है और ये चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनानायक थे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज विजय के लेखक का नाम जयानक था। क्या नाम था? जयानक। ठीक है? और जिसका रेफरेंस अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि पृथ्वीराज विजय में इस बात का उल्लेख किया गया कि जो चौहान थे ये सूर्य के पुत्र चहमान के वंशज थे। ठीक है? उसी पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिलिका अर्थात देलही शहर की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, तोमर वंश ने। ठीक है? और अगर पूछा जाए कि तोमर वंश के किस शासक ने, तो याद रखिएगा, तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल। इन्होंने ही 8वीं शताब्दी में दिलिका अर्थात देहली शहर की स्थापना की थी। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो अभी आपने पढ़ा था कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की, उसी में कहा गया कि तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की है। ठीक है? तो इस बात का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? पृथ्वीराज रासो से, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा जा रहा है कि जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका। यह बहुत पॉपुलर प्रश्न है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा, जेजाक भुक्ति ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि चंदेल वंश के अगर संस्थापक का नाम पूछा जाए तो आपका जवाब होगा नन्नुक। और नन्नुक के एक पौत्र थे जिनका नाम था जय शक्ति, या इनको जय शक्ति के अलावा जेजा भी कहा जाता था। इन्हीं के नाम पर इस प्रदेश का नाम पड़ा जेजाक भुक्ति। क्लियर हो गया? यानी चंदेल वंश के संस्थापक जिन्होंने 831 ईस्वी में नन्नुक के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और नन्नुक के पौत्र थे जय शक्ति, जिनको जेजा के नाम से भी जानते थे, और इन्हीं जेजा के नाम पर इसका नाम पड़ा जेजाक भुक्ति। क्लियर हो गया? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि धंगदेव जो थे वो किस वंश के शासक थे। तो याद रखेंगे, धंगदेव जो थे वो जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश के शासक थे। यहां पर प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश के शासक थे कौन? धंगदेव। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो धंगदेव थे, इन्होंने चंदेलों की जो राजधानी है वो कालिंजर से खजुराहो की थी। क्लियर है? यानी चंदेल शासक धंगदेव ने ही जो चंदेलों की राजधानी कालिंजर थी उसको स्थानांतरित करके खजुराहो की थी। और आप सभी को यह बात पता है कि जो खजुराहो स्थित मंदिर है उनका निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? चंदेल वंश के शासकों ने। क्लियर है? इतनी बात आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि जो धंगदेव थे ये वैदिक अर्थात ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे।
अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा परमार राजा भोज ने, यानी परमार वंश के राजा थे जिनका नाम था भोज। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। क्लियर है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ये जो परमार वंश है, अगर इसकी स्थापना पूछ ली जाए कि किसने की थी, और ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा 10वीं शताब्दी में परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी। देखिए उपेंद्र के अलावा इनका नाम कृष्णराज भी था। ठीक है, तो उपेंद्र लिखा हो या कृष्णराज, दोनों ही आप सही मानेंगे परमार वंश के संस्थापक के रूप में। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है। तो याद रखिएगा ये जो प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति है, ये उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित है। यहां पर प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस क्षेत्र में पाल, चंद्र और सेन राजवंशों का क्षेत्राधिकार था। ठीक है, अगला देखिए, तो याद रखेंगे पुंड्रवर्धन भुक्ति कहां पर है? उत्तरी बंगाल में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प सही जाएगा। और ये जो गोपाल का शासनकाल था ये 750 से 770 ईस्वी के बीच। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि ये जो उदंतपुर शिक्षा केंद्र था ये किस राज्य में अवस्थित? तो याद रखिएगा उदंतपुर जो है ये बिहार राज्य में स्थित है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 12 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो उदंतपुर है इसे उदंतपुर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और याद रखेंगे ये बिहार राज्य में एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और अगर ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना पाल वंश के जो प्रथम शासक थे गोपाल, उन्हीं के द्वारा की गई थी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा सोमपुर महाविहार का जो निर्माण कराया था वो धर्मपाल ने कराया था। प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर देखिए एक बात और याद रखिएगा धर्मपाल के बारे में कि धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार के साथ साथ विक्रमशिला विहार की भी स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर है? और धर्मपाल बहुत पॉपुलर नाम है। धर्मपाल की एक उपाधि बहुत प्रचलित है, उत्तरापथ स्वामी। तो याद रखिएगा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसको दी गई थी? धर्मपाल को। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो धर्मपाल थे इनकी राज्यसभा में बौद्ध लेखक हरिभद्र भी रहते थे। क्लियर है? जिसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि जो पाल वंश था वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्लियर हो गया? तो ये जो हरिभद्र थे बौद्ध लेखक किसके राज्यसभा में रहते थे? धर्मपाल के। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक ने की थी? तो याद रखिएगा विक्रमशिला जो कि बौद्ध विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। ठीक है, तो यानी बंगाल के जो पाल वंशी शासक धर्मपाल थे उन्हीं के द्वारा विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अभी हमने पूर्व में भी आपसे बताया था कि ये जो धर्मपाल हैं इन्होंने सोमपुरी के साथ साथ विक्रमशिला विहार की भी स्थापना की थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये बिहार राज्य में स्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। और अगर पर्टिकुलर स्थान पूछा जाए तो बिहार राज्य में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? अभी आपने पढ़ा है धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, और धर्मपाल पाल वंश का शासक था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? अब देखिए यहां पर पहला नाम लिखा है नालंदा। तो नालंदा तो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र था, ये आप सभी जानते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। उसके बाद आता है नाम बी विकल्प में विक्रमशिला। तो विक्रमशिला के बारे में अभी आपने देखा कि यहां पर पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। डी विकल्प में देखिए उदंतपुर लिखा है, अभी इसकी चर्चा हुई थी और मैंने आपसे कहा था कि उदंतपुर को उदंतपुर भी कहा जाता है और ये बिहार में प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि उदंतपुर ये जो शिक्षा केंद्र है इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। क्लियर है? तो ये तीनों तो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र थे। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा तक्षशिला। अगर बात की जाए कि तक्षशिला कहां पर है तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में ये तक्षशिला है और ये प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी भी थी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश की जो नींव रखी थी वो रखी थी दंती दुर्ग ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ
नामक जो धार्मिक कार्य था ये करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट शासक थे दंतिदुर्ग, जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इन्होंने ही उज्जैनी में हिरण्यगर्भ, जो कि एक महादान था, इस यज्ञ का आयोजन कराया था। इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 18 का सी विकल्प सही हो जाएगा। दंतिदुर्ग के द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ का आयोजन कराया था, जो कि महादान था। ठीक है, तो यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ। तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसका नाम था अमोघवर्ष प्रथम। इसी का जन्म सैनिक छावनी में हुआ था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 19 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम था, जिसका जन्म एक सैनिक छावनी में हुआ, और वो सैनिक छावनी नर्मदा नदी के किनारे थी, ये किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा, ये पुत्र था गोविंद तृतीय का, यानी राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय का ये पुत्र था। यानी इसी के उत्तर भारत के जो सफल अभियान के बाद जब ये वापस लौट रहा था, तो उसी दौरान नर्मदा नदी के किनारे जो सैनिक छावनी थी, उसी में अमोघवर्ष प्रथम का जन्म हुआ। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि महानतम प्रतिहार राजा था। तो याद रखिएगा, अगर हम महानतम प्रतिहार राजा की बात करें तो उसका नाम था मिहिर भोज। प्रश्न संख्या 20 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो मिहिर भोज था, इसका शासनकाल था 836 से 885 ईस्वी के बीच। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो मिहिर भोज था, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, इसका संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह की थी। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, मिहिर भोज की। यानी मिहिर भोज जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक था, इसी की उपाधि थी आदि वराह। और मैंने अभी आपको बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? नागभट्ट प्रथम। क्लियर है? और यहां पर एक फैक्ट और कोरिलेट कर लीजिए, वो नाम ऑप्शन में भी दिख रहा है, वो है वत्सराज का। याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपका जवाब होगा वत्सराज। क्लियर है? तो यहां पर आपको 3 प्रश्न मिले कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह की थी, तो आपने कहा कि मिहिर भोज की। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपने तुरंत कहा कि नागभट्ट प्रथम। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया कि गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपने तुरंत कहा वत्सराज। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो याद रखिएगा, ये जो महान जैन विद्वान थे हेमचंद्र, ये कुमारपाल की जो सभा थी उसको अलंकृत करते थे। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 22 का बी विकल्प सही जाएगा। याद रखिएगा, कुमारपाल के सलाहकार के रूप में ये उनकी सभा में उपस्थित रहते थे। कौन? जैन विद्वान हेमचंद्र। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो सोलंकी वंश के शासक जय सिंह सिद्धराज थे, जो कि सी विकल्प में नाम लिखा है, इन्हीं के समय में इनको प्रमुखता प्राप्त हुई थी। किसको? हेमचंद्र को। और इन्हीं के बाद कुमारपाल के जो सलाहकार के तौर पर ये हेमचंद्र जो है उनकी सभा को अलंकृत करते थे। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो याद रखिएगा, ये यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। याद रखिएगा, ये जो लक्ष्मण सेन है, ये सेन वंश के शासक थे। ठीक है, और इन्हीं को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। और उस संवत का नाम क्या था? लक्ष्मण संवत। ठीक है, अपने ही नाम पर लक्ष्मण संवत चलाया था। किसने? लक्ष्मण सेन ने। और ये किस वंश के शासक थे? सेन वंश के। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सेन वंश की राजधानी कहां थी, तो आप जवाब देंगे नदिया। कहां थी राजधानी? नदिया। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए, लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में कई विद्वान भी थे। इनके सभा में जयदेव थे। ये प्रश्न तो पूछा जा चुका है कि जो जयदेव हैं ये किसके दरबार से संबंधित हैं, तो आपका जवाब होगा लक्ष्मण सेन के। ठीक है, इसके अलावा धोई, ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। और हलायुध, देखिए हलायुध की एक रचना है जिसका नाम है ब्राह्मण सर्वस्व। तो याद रखिएगा, ब्राह्मण सर्वस्व जो लेख है वो हलायुध का है। और हलायुध किसके दरबार से संबंधित है? लक्ष्मण सेन के। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में आपको विभिन्न राजवंश की राजधानी से उसको सुमेलित करना है। यहां पर पहला लिखा है प्रतिहार। याद रखिएगा, प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज, इसलिए आप पहले को द से सुमेलित करेंगे। ठीक है, फिर लिखा है चोल, तो चोलों की राजधानी कहां थी? तंजौर, या बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ये अ हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में लिखा है परमार। परमार वंश की राजधानी कहां थी? तो याद रखिएगा, परमारों की राजधानी धारा थी। परमारों की राजधानी कहां थी? धारा थी। ठीक है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर यहीं पर बात हो रही है तो याद रखिएगा, परमारों की पहली राजधानी जो थी वो उज्जैन थी। इसके बाद इसकी राजधानी धारा स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, तो यहां पर आपका
सी, ये जो तीसरा है इसको आप स से सुमेलित कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखा है सोलंकी, तो सोलंकियों की राजधानी कहाँ थी? अन्हिलवाड़। कहाँ थी? अन्हिलवाड़, इसलिए चौथे को आप ब से सुमेलित कर देंगे, ठीक है। देखिए ये सोलंकी या गुजरात के जो चालुक्य वंश था उसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? अन्हिलवाड़, ठीक है। और ये जो गुजरात के चालुक्य वंश थे इसकी स्थापना किसने की थी? मूलराज प्रथम ने, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आपका सही कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है? द अ स ब, द अ स ब। यहां पर देखिए डी विकल्प में द अ स ब, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 24 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इस पर तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। और आपने ये भी पढ़ लिया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक वत्सराज थे, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 25 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो याद रखिएगा ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है इसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शामिल थे। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये इसमें चोल शामिल नहीं थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 26 का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 27, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि महोदया किसका पुराना नाम है? तो याद रखिएगा कन्नौज का पुराना नाम है महोदया, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 27 का सी विकल्प सही हो जाएगा। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि राजा भोज ने शासन किया कहां पर? तो देखिए अभी हमने आपसे बताया था कि राजा भोज जो कि परमार वंश के शासक थे, इन्होंने राजधानी को उज्जैन से धारा स्थानांतरित कर दिया था। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि राजा भोज ने जो शासन किया वो कहां पर किया? धारा पर। यहां पर प्रश्न संख्या 28 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए राजा भोज जो है ये बहुत पॉपुलर नाम है। इससे संदर्भित एक प्रश्न पूछा जाता है कि धारा में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तब भी आपका जवाब होगा राजा भोज। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भोपाल में जो भोजसर झील है, भोपाल की जो भोजसर झील है इसका निर्माण किसने कराया? तो ये भी राजा भोज ने कराया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, राजा भोज ने। यानी जो परमार वंश के राजा भोज थे उन्होंने ही काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी। और जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? तो आपका जवाब होगा युक्ति कल्पतरु। एक पुस्तक का नाम था युक्ति कल्पतरु और दूसरे पुस्तक का नाम था सम्रांगण सूत्रधार। तो याद रखेंगे ये राजा भोज की दो प्रसिद्ध पुस्तक जो कि कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई, एक का नाम है युक्ति कल्पतरु और दूसरे का नाम है सम्रांगण सूत्रधार। देखिए इनकी कई और रचनाएं भी, जैसे सरस्वती कंठ भरण ये भी राजा भोज की है, श्रृंगार प्रकाश राजा भोज की है, प्राकृत व्याकरण राजा भोज की है, कुर्म शतक ये भी राजा भोज की है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, पूछा जा रहा है कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? यानी जो भोजशाला मंदिर है उसमें किस देवी से ये संबंधित है? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो भोजशाला मंदिर है ये कहां पर है? धार में, ठीक है। और ये धार जिला कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और यहां पर सरस्वती देवी की मूर्ति, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 30 का डी विकल्प से जाएगा। ये जो भोजशाला मंदिर है ये भगवती सरस्वती से संबंधित है। कई बार भगवती सरस्वती की जगह पर वाग देवी लिखा गया। आप सभी जानते हैं कि वाग देवी मां सरस्वती को ही कहा जाता है। तो इनका मंदिर है भोजशाला, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि कश्मीर का अकबर के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? तो याद रखिएगा कश्मीर के अकबर के नाम पर सुल्तान जैनुल आबदीन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सुल्तान जैनुल आबदीन को। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 31 का डी विकल्प सही हो जाएगा। कश्मीर का अकबर कहा जाता है किसको? सुल्तान जैनुल आबदीन को। याद रखिएगा ये जो सुल्तान जैनुल आबदीन था ये अकबर के ही समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता था, इसीलिए इसकी तुलना कर दी गई और कहा गया कि इसे कश्मीर का अकबर, किसको? सुल्तान जैनुल आबदीन को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, पूछा जा रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। कौन था? नान्यदेव। इसलिए प्रश्न संख्या 32 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कर्नाट जो वंश था उसका संस्थापक नान्यदेव था। और याद रखिएगा अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है, तो इसी कर्नाट वंश को के शासनकाल को ही मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, पूछा जा रहा है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका जवाब होगा हरि सिंह देव, ठीक है। हरि सिंह देव जो थे ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे, इसलिए प्रश्न संख्या 33 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा ये जो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे इनके द्वारा एक व्यवस्था शुरू की गई थी जिसका नाम है पंजी व्यवस्था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पंजी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा? तो याद रखिएगा कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव के द्वारा। याद रखिएगा ये कला और साहित्य के बहुत प्रसिद्ध संरक्षक थे।
अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 34 का सी विकल्प सही जाएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 35, पूछा जा रहा है कि 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? तो याद रखिएगा 738 में जो प्रतिहार शासक थे उन्होंने पराजित किया था अरबों को। तो यहां पर प्रश्न संख्या 35 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और अगर राजा का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा प्रतिहार वंश के राजा का नाम था नागभट्ट प्रथम। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक भी थे नागभट्ट प्रथम, इन्हीं के द्वारा 738 ईस्वी में पराजित किया गया था किसको? अरबों को। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36, पूछा जा रहा है कि दिद्दा नाम की रानी भारत में किस भाग में 1980 से 1003 ईस्वी के बीच में रही? तो याद रखिएगा जो दिद्दा नाम की रानी थी, इनका जो स्थान था वो था कश्मीर में। कहां पर? कश्मीर में, यानी प्रश्न संख्या 36 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो महारानी दिद्दा थी, ये लोहार वंश के राजा सिंह राज की पुत्री थी। लोहार वंश के राजा सिंह राज की पुत्री थी दिद्दा, जिनका संबंध कश्मीर से। और याद रखिएगा काबुल के जो हिंदू शाही थे, भीम शाही, इनकी पौत्री थी। ठीक है, तो यानी काबुल के जो भीम शाही थे उनकी पौत्री थी कौन? दिद्दा। और लोहार वंश के राजा सिंह राज की पुत्री थी दिद्दा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 37, पूछा जा रहा है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजा संपर्क में थे किससे? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा जावा सुमात्रा से, यानी प्रश्न संख्या 37 का डी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा जावा के एक शैलेंद्र वंशी शासक थे जिनका नाम था बालपुत्र देव। और ये जो शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव थे जो जावा के थे, उन्हीं के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था किसने? देवपाल ने। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इस बात को आप कोरिलेट कर लेंगे कि एक पाल वंश का शासक था देवपाल, जो कि बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। उसने 5 गांव जो है वो दान में दिए थे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए। और किसके अनुरोध पर दिया था? तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के कहने पर। ठीक है, तो अब आपको ये लिंक स्टैब्लिश हो गया कि किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि बिहार के राजा जावा सुमात्रा के संपर्क में थे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 38, पूछा जा रहा है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? अभी इसकी चर्चा हुई है, कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बालपुत्र देव। ठीक है, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जावा यानी सुवर्ण भूमि के शासक थे बालपुत्र देव, और इन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना के लिए देवपाल जी से अनुरोध किया था कि वो कुछ दान दे। तो उन्होंने, देवपाल ने 5 गांव दान दिए थे। ठीक है, किसके कहने पे? सुवर्ण भूमि अर्थात जावा के शासक बालपुत्र देव के कहने पर। इसलिए यहां पर आपका प्रश्न संख्या 38 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39, पूछा जा रहा है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमारी देवी थी, उन्होंने धर्मचक्र जिन विहार कहां पर बनवाया था? तो ये देखिए आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, सारनाथ में। याद रखिएगा गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमारी देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण कराया था। और याद रखिएगा ये जो कुमारी देवी थी ये बौद्ध मतानुयायी थी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 में आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर जो शासकों के नाम दिए गए हैं इनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले हम लोग सभी के शासनकाल को देख लेंगे, उसके बाद कालानुक्रम व्यवस्थित हो जाएगा। सबसे पहले नाम लिखा है विद्याधर। देखिए जो विद्याधर का शासनकाल था वो 1019 से लेकर 1029 तक था। ठीक है, उसके बाद आ रही है बात धंग की। तो जो धंग थे इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा धंग का शासनकाल 950 से 1002 तक था। यशोवर्मा का शासनकाल 930 से 950 के बीच। और जो कीर्तिवर्मन थे इनका शासनकाल था 1060 से 1100। ठीक है, तो अब हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे। तो इसमें सबसे पहला शासनकाल किसका हो जाएगा? यशोवर्मा का। ठीक है, कब से कब तक? 930 से 950 तक। उसके बाद किसका होगा? धंग का, 950 से 1002 के बीच में। फिर उसके बाद होगा विद्याधर का 1019 से 1029 तक। और उसके बाद हो जाएगा किसका? कीर्तिवर्मा का, इनका 1060 से 1100। ठीक है, तो जो आपका सही कूट बन रहा है वो बन रहा है 3214। और 3214 के आधार पर प्रश्न संख्या 40 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41, पूछा जा रहा है कि कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा इनका वास्तविक नाम क्या था?
शाही खां। क्या नाम था? शाही खां। प्रश्न संख्या 41 का डी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये अली शाह का भाई था। कौन? शाही खां। तो याद रखिएगा अली शाह का भाई ये जो शाही खां था, जिसे आप जैनुल आबदीन के नाम से जानते हैं, और ये कश्मीर का सबसे महान शासक माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42, पूछा जा रहा है कि कुरुसपाल शिलालेख जो है ये किस राजा के बारे में जानकारी देता है। तो याद रखिएगा ये जो कुरुसपाल शिलालेख है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में है। ठीक है, और वहां पर एक कुरुसपाल गांव है, वहीं से ये शिलालेख मिला, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कुरुसपाल शिलालेख। और ये सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख है। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। और ये इसका मतलब है कि ये किससे संबंधित हो जाएंगे? प्रश्न संख्या 42 का सी विकल्प से हो जाएगा। ये सोमेश्वर प्रथम द्वारा जो दान में गांव दिए गए थे उसके बारे में इसमें विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि कुरुसपाल शिलालेख सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी देते हैं, और ये जो कुरुसपाल शिलालेख है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कुरुसपाल गांव से प्राप्त हुआ। क्लियर है? अगला देखिए, इस प्रकार यहाँ पर पूर्व मध्यकाल के जो भी प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोगों का जो नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इस प्रकार हम लोगों का प्राचीन भारतीय इतिहास सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। आप लोगों के लगातार मैसेजेस मिल रहे हैं कि जल्द से जल्द ज्योग्राफी का भी सेक्शन स्टार्ट कर दिया जाए। देखिए 1 बाय 1 सभी पार्ट कंप्लीट किए जाएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आप अगर प्लेलिस्ट को देखेंगे तो जो भी सेक्शन प्रारंभ किया जाता है उसको कंप्लीट कराया जाता है। जैसे अगर आर की प्रीवियस ईयर की सीरीज चलाई गई तो जितने भी प्रश्न पत्र थे वो चाहे प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों, वो सभी का ऑब्जेक्टिव पोर्शन और बिल्कुल विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को प्रारंभ करेंगे। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो पैगंबर हजरत मोहम्मद हैं इनका जन्म हुआ था कब? 570 ईस्वी में। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का आपका सही जवाब होगा विकल्प ए। तो ये बात स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। और ये जो हजरत मोहम्मद थे ये कौन थे? तो ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये मक्का से संबंधित, और मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया। तो याद रखेंगे हिंदू शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो अरबों ने किया। यहां पर प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। तो देखिए यहां पर अगर हम भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और आप सभी को पता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जो सफलता प्राप्त की वो सिंध पर प्राप्त की, विजय प्राप्त करके। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे 712 में भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का, जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त हुई। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा 712 ईस्वी में। क्लियर है? और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त की तो उस समय सिंध का शासक कौन था। तो याद रखिएगा उस समय सिंध का शासक था दाहिर। कौन शासक था? दाहिर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो कहां के थे? अरब के थे। प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम था कहां का। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरब का था। प्रश्न संख्या 6 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये इराक के एक राजा थे जिनका नाम था अल हज्जाज। ये इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की तो उस समय इसकी आयु 17 वर्ष थी। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि इसने गजनी राजवंश की स्थापना की। तो गजनी राजवंश के संस्थापक का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा अल्पतगीन। क्लियर है? यानी गजनी के संस्थापक कौन है? अल्पतगीन। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो गजनी वंश है इसका एक और नाम है, इसको यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो गजनी राजवंश या यामिनी वंश की स्थापना किसने की? अल्पतगीन ने। प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, पूछा जा रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो याद रखिएगा महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा उतबी की कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, उसमें जो सबसे प्रमुख है वो है किताबुल यामिनी।
या जिसको आप तारीख ए यामिनी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे किताबुल यामिनी या तारीख ए यामिनी ग्रंथ की रचना उतबी ने की थी, और उतबी किसके दरबार का इतिहासकार था? महमूद गजनवी के। ठीक है, और याद रखिएगा महमूद गजनवी जो था वो शिक्षित भी था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा कि शाहनामा का लेखक कौन था? तो याद रखिएगा शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। यहां पर प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो फिरदौसी था ये भी महमूद गजनवी के दरबार का विद्वान कवि था। ठीक है, फिरदौसी भी महमूद गजनवी के दरबार का विद्वान कवि था और इसकी रचना थी कौन? शाहनामा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार का नाम क्या था? तो याद रखेंगे महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि अल बरूनी भारत कब आया था? तो अल बरूनी भारत कब आया था? अल बरूनी भारत 11वीं शताब्दी में आया था। यहां पर प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो देखिए मोहम्मद गजनवी, देखिए मोहम्मद गजनवी लिखा रहा है या महमूद गजनी, दोनों बात एक ही है। ठीक है, महमूद गजनी हो या महमूद गजनवी। देखिए इसने जो सोमनाथ पर आक्रमण किया था वो किया था 1025 से 1026 ईस्वी में। ठीक है, और उस समय वहां के शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम। ठीक है, और इसने वहां पर लूटपाट की और उसके बाद भीमदेव प्रथम ने ही सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 12 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे ये महमूद गजनवी के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उसमें दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित किए थे, जिसमें से एक तरफ संस्कृत भाषा में मुद्रा लेख था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो याद रखिएगा 1192 में जो युद्ध हुआ था वो किसका हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को। तो याद रखेंगे 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया। ठीक है, और उत्तर भारत को जीता था। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। कई बार आपसे पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर विकल्प में लिखा है कि मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? सिहाबुद्दीन गोरी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? देखिए यहां पर जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? पराजित करने को तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने भी पराजित किया था तराइन के प्रथम युद्ध में, लेकिन उनसे पहले 1178 में गुजरात में एक शासक थे जिनका नाम था मूलराज द्वितीय, या इनको आप भीम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया गया। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि 1178 में, कब? 1178 में भीम द्वितीय, या भीम द्वितीय की जगह पर अगर मूलराज द्वितीय भी लिखा है तब भी आप एक ही मानेंगे, इन्हीं के द्वारा इनको मोहम्मद गोरी को पराजित किया गया था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, और ये गोरी का भारत में पहला पराजय था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो देखिए अगर हम जयचंद के साथ मोहम्मद गोरी के संघर्ष को देखें तो उसको आप चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। तो याद रखेंगे 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को पराजित किया। और ये राजा जयचंद कहाँ के राजा थे? तो कन्नौज के गढ़वाल राजा थे जयचंद। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए। पूछा जा रहा है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा उस युद्ध का नाम क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध। मैंने अभी चर्चा की थी कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, और इस प्रकार भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा मोहम्मद गोरी, यानी प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प से हो जाएगा
तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, ये भी बहुत पॉपुलर प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और इसकी दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था। ठीक है, यानी जो मोहम्मद गोरी का सिक्का था इसमें एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि भारत में मोहम्मद गोरी को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी। तो याद रखेंगे भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी का एक साधारण सा दास था जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसी ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर प्रश्न संख्या 20 का सी विकल्प सही हो जाएगा। मोहम्मद गोरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि बिहार पर प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। देखिए सेम प्रश्न है, बस अब उसको पूछने का तरीका बदल दिया। उस प्रश्न में पूछा गया था कि मोहम्मद गोरी का वो दास कौन था जिसने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की, तो आपने कहा कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो आपका सही जवाब क्या होगा? बख्तियार खिलजी। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने। तो यह भी प्रश्न हो चुका है कि नालंदा बिहार का जो विध्वंस किया था यह बख्तियार खिलजी ने किया था। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो याद रखेंगे महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प सही हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसका जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों पर हुआ था। यह भी बात ध्यान रखिएगा कि जो महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 में सिंध के जाटों पर था। ठीक है, अगला देखिए पूछा जा रहा है कि महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था। तो याद रखिएगा जो महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय राजा था उसका नाम जयपाल था। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 24 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो जयपाल था इसके साथ महमूद गजनवी का जो युद्ध हुआ वो पेशावर के निकट हुआ था और इसमें जयपाल हार गया था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। यहां पर एक बात और कोरिलेट करिएगा कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। और वहीं पर जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को या पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था और दिल्ली का दरबार उसके लिए खुल गया। क्लियर? ये दोनों बातें आप यहां पर कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि सुल्तान महमूद कहां का शासक था। तो देखिए सुल्तान महमूद का मतलब है कि आपसे महमूद गजनवी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, गजनी का। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि यामनी वंश का एक तुर्क सरदार था जो गजनी का शासक था, उसका नाम था सुबुक्तगीन। उसी का ये पुत्र था कौन? महमूद गजनवी। क्लियर हो गया? यानी यामनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। इसलिए आप सीधे कोरिलेट कर देंगे कि सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। क्लियर? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, और 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था। तो कई बार चर्चा हो चुकी है कि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या, और इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम द्वार खुल गया। यहां देखिए प्रश्न संख्या 28, यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली के दरबार खोल दिए। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 28 का बी विकल्प से हो जाएगा, तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ था। उसके बाद मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र खुल गए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। यहां पर आपको देखना है कि कौन सही मिलान में है। पहला लिखा है कि सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद का मतलब महमूद गजनवी के बारे में बात हो रही। इसने लिखा कि सोमनाथ को इसे लूटा, तो ये बात सही है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला लिखा है मोहम्मद गोरी और उसके बाद लिखा है सिंध विजय, ये गलत है। सिंध पर विजय किसने प्राप्त की थी? 712 में किसने प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। यानी 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जब उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। इसलिए यहां पर दूसरा गलत हो गया। अब देखिए दूसरा गलत हुआ
तो यहाँ पर आपने देखा इसमें भी बी विकल्प में भी दूसरा ऑप्शन है और डी में भी है, तो बी और डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए तीसरा लिख रहा है बंगाल में विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी, तो ये गलत है। तो यहाँ तीसरा गलत हो गया, तो ए विकल्प भी गलत। तो आपका सीधा सीधा जवाब क्या हो जाएगा, सी विकल्प से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 का यहाँ पर सी विकल्प केवल पहला इसमें सुमेलित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, पूछा जा रहा है कि महमूद गजनी यानी महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो ये बात कई बार आज चर्चा हुई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला लिख रहा है कारण में कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये बात सरासर गलत है। वो केवल भारत में लूटपाट करने के ध्येय से आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न संख्या 30 है इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है आर गलत है का मतलब सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। ये भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, और कथन में कहा जा रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण जो आक्रमण थे वो सफल हुए। तो यहाँ पर आपका बात सही है कि सही बात है कि भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए। और उसके बाद कह रहा है कारण में कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 31 में आप देख रहे हैं कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 में ए और बी दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है, तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, इस प्रकार यहाँ पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। कल की क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो अगला टॉपिक है वहां से प्रारंभ करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।